बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इन दिनों पाकिस्तान का मौसम बहुत गर्म है और पाकिस्तान की सियासत भी बहुत गर्म है। पाकिस्तान की सियासत में जो हुकूमत और अपोजिशन है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश किए हुए हैं। हुकूमत जो है वो लगता ये है कि हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, उससे हुकूमत चल नहीं रही। अपोजिशन जो है वो हुकूमत गिराना चाहती है लेकिन उससे हुकूमत गिराई नहीं जा रही। एक अजीब बेयकीनी की कैफियत है और इस बेयकीनी में जो चीज़ खुलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के इक़दामात जो हैं और दोनों के जो बयानात हैं इनमें तज़ादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं। अब आप देखिए कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो एक तरफ ये कहते हैं कि ये जो अपोजिशन है ये मेरे पे गुस्सा क्यों करती है, मेरे खिलाफ नारे क्यों लगाती है, मैंने तो इसके खिलाफ केस नहीं बनाए। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं ये अंदर से एक हैं और इनकी नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर हैं, ये इनके मफादात एक हैं। ये कभी भी एक दूसरे को सिवाय ये नूरा कुश्ती करने के कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। लेकिन थोड़े ही दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग मेरे खिलाफ नारेबाजी क्यों करती है, मेरे खिलाफ शोर क्यों मचाती है। मैंने तो इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनाया, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुद केस बनाए। केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए तो वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। जो आसिफ जरदारी का ये जो फेक अकाउंट्स का केस है वो तो 2016 में इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग ने कहा था कि एयान अली का भी उसी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो के जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था। ये जो केसेस थे बाकी सारे ये नवाज शरीफ के पैनमा के केसेस हमने तो नहीं किया है। ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे जिस पर वो जेल पे गए ये सारे पुराने केसेस थे। हम तो थे ही नहीं तब इक़्तिदार में, तो ये मेरे ऊपर क्यों शोर मचा रहे हैं पहले दिन से। अब जरा आप इमरान खान साहब के इन दोनों बयानात का तज्जिया कर लें तो आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शायद वो दानिस्ता तौर पे ये कन्फ्यूजन फैला रहे हैं या शायद वो नादानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सियासत है उसमें ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अंदर से एक हैं, ये जो बज़ाहिर एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करती हैं ये नूरा कुश्ती है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए। तो अगर इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए थे तो फिर नूरा कुश्ती तो ना हुई, फिर तो वाकई इन दोनों पार्टियों की माजी में एक जेन्युइन लड़ाई रही थी। और उस माजी की जेन्युइन लड़ाई की कुछ झलकियां भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नौजवान रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनके बड़े रवाबित जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फ़रोग पा रहे हैं। कभी वो मरियम नवाज शरीफ साहबा से मिलते हैं, कभी वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं। अच्छी बात है, अपोजिशन पार्टियों के आपस में ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, ज़रा सुने। मुक्किया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज। बेटा इस तरह की बात न करो, जाके देखो, झांको वो 5 साल जो आपके वालिद साहब की जो सरबाई में गुजरे हैं। इस दफा हमने शरीफों को मिटाना है। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। ये अंदर से एक ही हैं, अंदर से मिले हुए हैं, इनकी नजरिया भी एक है। नजरिया वैसे है कोई नहीं, इनका नजरिया भी एक है। ये अंदर से मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। मैं जानता हूं कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था,
ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? तो आप देखें कि बिलावल साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं, अब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने का उनको हक हासिल है, लेकिन हमें भी ये हक हासिल है कि हम आपसे पूछें कि आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे कि आप मोदी के यार हैं, आप इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। अब आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की, कोई कौम से माजरत नहीं की और आप एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो गए हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब भी जो हैं कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ लाई है। शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को कहते थे कि तू तंगा पार्टी का सरबराह है। ये सब भी एक हो गए हैं। तो ये हमारी पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं, और शायद यही वो कंट्राडिक्शंस हैं जो हमारी हुकूमत को, हमारी अपोजिशन को कंफ्यूज करती हैं। अब हुकूमत जो है एक दफ़ा फिर अपने कुछ वज़रा को तब्दील करने के बारे में सोच रही है, और अपोजिशन जो है वो भी अपनी पोजीशंस को तब्दील करने की सोच रही है। तो इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है, और ये जो माजी में बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के बारे में जो इल्ज़ामात लगाते रहे और अब दोबारा इनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, तो इस पर अपोजिशन जो है इसके पास एक जवाब क्या है? तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दी है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो अपोजिशन जमातों के आपस में राब्ते हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का शहबाज शरीफ से रब्ता, शहबाज शरीफ साहब का बिलावल साहब से रब्ता, बिलावल साहब का मरियम नवाज साहबा से रब्ता, मकसद क्या है? आपने सिर्फ हुकूमत पे दबाव डालना है या हुकूमत को गिराना है? नहीं, देखिए, ये कंटिन्यूएशन है। जो इफ्तार हुआ था, जो उसमें फैसले हुए थे, ये उसकी कंटिन्यूएशन है, और ये एक APC में कंक्लूड करेगी। और APC का मकसद एक जॉइंट अपोजिशन स्ट्रेटजी बनाना है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं, और मकसद पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है, क्योंकि ये हुकूमत नाकाम हो गई है मसाइल को हल करने में, बल्कि इजाफा किए जा रही है। ज़ुबान बंदी है असम्बली के अंदर। आप देख लें कि दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि ट्रेजरी बेंच और वज़ीर बाकायदा असम्बली की कार्रवाई रोक रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ना बोल पाए, यानी उनके बजट पे कोई बात ना कर पाए। तो ऐसे हालात में अगर हुकूमत गिरानी भी पड़े तो वो भी एक रास्ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बात वहाँ तक ना पहुँचे। अवाम इससे पहले कि खुद सड़कों पर आ जाएं तंग होकर महंगाई से, बेरोज़गारी से, तो उससे पहले अपोजिशन जो है उनके एनर्जी को, उनके जो गम और गुस्सा है उसको चैनलाइज करे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुल्क के अंदर तब्दीली आए। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तब्दीली कैसे आएगी? तहरीक अदम एतमाद? तहरीक अदम एतमाद एक रास्ता होता है, और वो चूँकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें मुमकिन भी है, लेकिन जो उसकी मोडालिटीज़ हैं हमारे मुल्क में और जो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, वो शायद एक मुनासिब रास्ता नहीं है मेरी नज़र में। तो आपके पास एक रास्ता रह जाता है कि इतना प्रेशर हो हुकूमत पर अवाम का कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात हों। तो आप यानी वही करना चाह रहे हैं जो 2014 में इमरान खान साहब ने आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया, वो कह रहे थे आप इस्तीफ़ा दे दें, तो आप भी वही काम करना चाह रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं दें, हम कहते हैं अवाम के मसाइल हल करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। नहीं, नए इंतखाबात तो उसी सूरत में होंगे ना अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे। जी, तो अगर वो मसाइल हल करते हैं अवाम के, उन पर मजीद बोझ नहीं डालते, तो हमें कुछ नहीं है, 5 साल गुजार लें। लेकिन अगर वो मसाइल हल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे तो वो तो सियासत खेलने आए थे, उस वक्त तो मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था, तो उनकी सियासत थी, उन्होंने कहा चलें सियासी हम एक खेल खेल लेते हैं, असूल इक़्तिदार की जंग थी। तो ये असूल इक़्तिदार नहीं है, हमारा मकसद असूल इक़्तिदार नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है। लेकिन इस वक्त इन दिनों में जो असम्बली के इजलास में जो हो रहा है, यानी कि इतनी ज़्यादा हंगामा राई हो रही है, धक्कम पेल होती है, ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी जो है वो बजट पर डिस्कशन में संजीदा नहीं है, और हुकूमत जो है वो हुकूमत का इंटरेस्ट है कि इजलास चले, हुकूमत भी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, वो भी बजट इजलास नहीं चलने दे रही। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों का रवैया ऐसा है कि उससे जो सिस्टम है उसके लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं? नहीं, यकीनन देखें, जब भी सियासी जमूद होगा, असम्बली नहीं चलेगी, तो आमरीत के आने का ख़तरा होता है, अंदेशा होता है। लेकिन यहाँ पर
अपोजिशन मैं समझता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। हम ये कहते हैं कि आप कौमी मसाइल को असेंबली में डिबेट कराएं। हुकूमत एक्टिवली, प्राइम मिनिस्टर खुद स्पीकर पर दबाव डालता है कि असेंबली मत चलने दें, किसी को बात मत करने दें। और हद यहाँ पे आप पहुँची है कि बजट सेशन जो हुकूमत हमेशा चलाना चाहती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसमें भी हुकूमती वज़रा पूरे फ्रंट बेंचेस जो हैं वो उठकर शोर मचाते हैं कि लीडर ऑपोजिशन तकरीर ना कर पाए। इसका क्या मकसद है? हम तो कोई हंगामा राय नहीं चाहते। लेकिन आप भी तो लीडर ऑफ द हाउस को तकरीर नहीं करने देते, और बजट इजलास वाले दिन बजट डॉक्यूमेंट्स फाड़ के प्राइम मिनिस्टर पर फेंकी जा रही थी, तो ये भी तो कोई मुनासिब रवैया नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस ने तकरीर की है जब पास हुआ था तरमीमी बिल, कोई शख्स नहीं बोला उस पर। तो आप सब मुतफिक थे ना उस तरमीमी बिल पे? तकरीर तो की ना। अभी भी अगर हाउस का माहौल सही रखना हुकूमत का काम होता है, वो अगर माहौल सही रखेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन रोज आकर तकरीर करें। हम तो इंतजार कर रहे हैं 1 साल से कि आकर सवालों के जवाब दें, जो उन्होंने कहा था मैं जवाब दूंगा। तो हाउस को चलाना, उसके माहौल को सही रखना, ये हुकूमत का काम होता है। जब हुकूमत ही उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे तो फिर हाउस कैसे चलेगा? शायद खान भाई साहब, आप कह रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, तो नए इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे? उसके लिए आप मौजूदा हुकूमत पर दबाव किस तरह डालेंगे? असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर, कैसे क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मौजूदा नए इंतखाबात एक हल है। उस हल का मकसद अवाम के मसाइल को तय करना है। मुल्क के लोग तकलीफ में हैं। आज हर पाकिस्तानी महंगाई को बर्दाश्त कर रहा है, बेरोज़गारी को देख रहा है, और हालात की बेहतरी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो उस सूरत में हमारा काम है कि असेंबली के अंदर ये बात करें। अगर असेंबली में बात नहीं करने दी जाएगी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके प्रोग्राम पे आएंगे। यहाँ भी अगर मामला तय नहीं होता, हुकूमत फिर भी टस से मस नहीं होती, तो फिर तहरीक चलती है, इससे पहले कि लोग सड़कों पर आ जाएं। मुझे जिस बात का अंदेशा है कि महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आकर लोग खुद सड़कों पर आ जाएंगे और सियासत मुल्क के पीछे रह जाएगी, और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं आवाम के, जो बहुत संजीदा हैं। मैं पिछले अगर शायद 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इतने संजीदा हालात पाकिस्तान में कभी नहीं हुए कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, मुल्क की तरक्की रुक गई है, और जो अफरात ज़र है यानी इन्फ्लेशन वो बढ़ रहा है। ये स्टैगफ्लेशन जो होती है, ये इसके असरात अवाम पर बेपनाह होते हैं, और इसका हल बड़ा ही तकलीफ देह होता है। अच्छा, आप अवाम के मुआशी मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, तो मुआशी मसाइल का बराह रास्त ताल्लुक बजट के साथ है। बजट जो कि कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जिस पर प्रॉपरली डिबेट नहीं हो रही, तो वो बजट जो है वो पास करवाने के लिए तो हुकूमत के पास अपने नंबर्स पूरे हैं कौमी असम्बली के अंदर, और जून के आखिर में हो सकता है वो आसानी के साथ बजट पास करवा लें। तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, पास तो करवाना उनके पास नंबर्स हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन पास करवा के क्या करेंगे? क्या अवाम बर्दाश्त कर लेंगे? ये इसीलिए डिबेट होती है असेंबली में कि जो बजट के मामलात हैं उन पर राय का इजहार किया जाए, अवाम की तकालीफ को हाईलाइट किया जाए, और हो सकता है कोई बेहतर हाल निकल आए। कम से कम अवाम ये तो कह सकें, यार हमारी किसी ने बात तो की है, हमारी इस कौमी असम्बली में हमारी तकालीफ का जिक्र हुआ है, जो मुश्किलात हैं वो हैं। लेकिन जब आप ये मौका भी नहीं देंगे, बजट तो हुकूमत कल पास करवा सकती है, वो इग्नोर करे अपोजिशन को, कल पास हो जाएगा। ये जमहूरी रवायत नहीं है, और इससे अवाम के मसाइल का हल नहीं होता, बल्कि ये जल्दी पर तीली का काम करेगा। तो वो जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 14-15 MNAs का आपसे रब्ता है, तो इसका मतलब है वो नाराज तो हैं लेकिन वोट अपनी पार्टी को ही देंगे? जी, लोग नाराज हैं, हमसे रब्ता कर रहे हैं, वो खुश नहीं अपनी जमात से। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद जिन्होंने रब्ता किया है, ताल्लुकात सबके हैं। हम सियासत में पुराने इकट्ठे हैं, चले आ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और वैसे भी सियासत में डायलॉग जारी रहता है। तो लोग तंग हैं, और लोग कहते हैं कि हम हल्के में जाने के काबिल नहीं रहे, हम अवाम को फेस नहीं कर सकते जो हुकूमत ने। लेकिन इस बजट इजलास में आप खुद भी कह रहे हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है, बजट मंजूर करवा ले, तो वो जो नाराज हैं PTI के MNAs, वोट तो वो अपनी पार्टी को देंगे। जी, वो वोट दें ना दें, एब्सटेन कर ले, ये उनकी मर्जी है। आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट ना दें?
मकसद देखिए, अभी तक हमने कोई ऐसी कोशिश नहीं की, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि हम हुकूमत के जो अददी मामलात हैं उसमें कोई इंटरफियर करें। वो क्योंकि वो एक ऐसा अमल है जो शायद जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि जो शख्स जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुआ हो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस में और बजट ऐसे मामलात में हुकूमत अपनी पार्टी का साथ दे। वो मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग आज खुद परेशान हैं और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बात करने का मौका दें। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में कि कौमी असम्बली में कोई डिबेट आज तक नहीं हो सकी, और ये दूसरी बजट डिबेट है जो भी इंतशार की नज़र होने लगी है। और एक्टिवली वज़ीर-ए-आज़म वज़रा को उसने हुक्म दिया है कि आप मत बोलने दें। उसने MNAs को बुला के कहा है कि मत बोलने दें। उसने कहा मैं देखूंगा कौन शख्स एहतजाज नहीं करता और उससे मैं पूछूंगा। तो अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर आप समझते हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलनी चाहिए, इस पर दबाव डालना चाहिए, तो कौन सा वक्त मुनासिब है? जो अपोजिशन जमातों के राब्ते हो रहे हैं, आप ही की पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा चाहते हैं कि जी जून के आखिरी हफ्ते में जब बजट मंजूर करवाने की कोशिश होगी तो उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर धरना होना चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, शायद उनका एक ख्याल है कि पहले उनको पेशावर में जलसा करना चाहिए, फिर उनको कोयटा में जलसा करना चाहिए, और फिर कोई 1.5-2 महीने के बाद वो कहते हैं कि इस्लामाबाद आना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये इशू डिस्कस हुआ था, इसीलिए APC बुलाई जा रही है कि वहाँ पर एक मुतफ़िका लाएमल तय हो। ये भी फैसला हुआ कि हर जमात जब तक मुतफ़िका लाएमल नहीं होता अपने जो एहतजाज का तरीका है उस पर कायम रहेगी। तो ये मौलाना साहब की राय है, अब APC होगी, वहाँ पर ये सब डिस्कस होगा। यकीनन एक दिन में एक मुल्कगीर एहतजाज करना मुमकिन नहीं होता। मामलात अवाम के सामने आ रहे हैं, उनकी तकालीफ में इजाफा हो रहा है। हमारा काम है कि उनकी तकालीफ का हल ढूंढना, उनकी तकालीफ को उजागर करना, और अगर सड़कों पर लाने की ज़रूरत हुई जलसे होंगे, जुलूस होंगे, और ये सब मामलात उस वक्त होंगे। अच्छा, शाहिद हक्कान बादी साहब, सबको याद है कि कुछ महीने पहले तक, 3-4 महीने पहले तक, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, ये कभी जाते थे जरदारी साहब के पास, कभी आपकी लीडरशिप के पास जाते थे, और वो कहते थे कि जनाब इकट्ठे हो जाओ, तहरीक चलाओ। और दोनों पार्टियां ये कह रही थी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून, नहीं अभी मुनासिब वक्त नहीं है, अभी मुनासिब वक्त नहीं है, अभी इस हुकूमत को टाइम दें। और जैसे ही नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, तो अब दोनों पार्टियां जो हैं वो उनको जल्दी है तहरीक चलाने की। आपको नहीं लगता कि आम लोग जो हैं वो बड़े समझदार हैं, उनको समझ आ रही है कि आप महंगाई की वजह से और अवाम के मसाइल की वजह से तहरीक नहीं चलाना चाहते, इसलिए तहरीक चलाना चाहते हैं क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जेल में हैं? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जब पहले मौलाना साहब का अपना एक राय थी तो हमने यही कहा कि देखें, हुकूमत को काम करने दें, मईशत के मसाइल हल करने की कोशिश करने दें। अगर नाकामी हुई तो वक्त पड़ा हुआ है, क्योंकि हम जमहूरी अमल को चलने देना चाहते हैं। ये हुकूमत जैसे भी इलेक्ट हुई है 5 साल पूरे करे, लेकिन अगर अवाम के मसाइल को हल नहीं कर पाती तो फिर हम पर लाजिम है कि उसको कम से कम एहतजाज करें, उसको हटाएं, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। तो हमने उस हवाले से कहा। अब इस मामले का कोई गिरफ्तारियों से ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल आपको पूरे दावे और पूरे वसूख से कहता हूँ, लेकिन हर चीज़ के वक्त होता है। अब हुकूमत ना इस्लाह कर सकी, हुकूमत के इदाद शुमार जब आए हैं, जब बजट आया है, बड़ा वाज़े है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। इसमें ना अवाम के मसाइल का हल है, ना मुल्क की मईशत के मसाइल का हल है, ये सिर्फ IMF का हल है। नहीं तो आप भी तो IMF के पास जाते रहे हैं। हम IMF पास गए और हमने नेगोशिएट किया, हमने अवाम पर बोझ नहीं डाला, जिसका असर जो है जब IMF ख़त्म हुआ, मुल्क के अंदर हाई ग्रोथ थी और लो इन्फ्लेशन थी। आज IMF अभी आप गए नहीं हैं और आपकी लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन आ गई है। इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अच्छा, आप कह रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो लोग हमें याद दिलाते हैं, आम लोग, और हमारे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन यकीनन आपके पास जवाब होगा। ये जो बाद में पहले कर रहा था कि कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत भाग दौड़ की, उनकी बात नहीं मानी गई। शाहिद हक्कान बादी साहब, माजरत है, लेकिन ये बातें जो हैं ये पिछले साल कर रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो अब 2019 में मिलजुल कर जब आप कहेंगे कि जनाब हम मुल्की मसाइल का हल आपके सामने लाना चाहते हैं, तो कोई आप पे यकीन करेगा?
मुल्की मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे डिफरेंसेस हैं, माजी में रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं? देखें, डिफरेंसेस 1988 से चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। और हम सब ये भूल जाते हैं कि 31 मई 2018 तक पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे अपोजिशन में थे जी। उस वक्त उनका मौकफ एक ही था। आज जो पीटीआई कह रही है पीपल्स पार्टी के बारे में, तो वो ये सियासत मुमकिनात का चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों मिलकर लाए थे जी। ये सब बातें हुई हैं, ये माजी की बातें हैं। आज सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि अवाम के मसाइल का हल। उस वक्त अवाम को तकलीफ नहीं थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, अफरात ज़र कंट्रोल में थी, मामलात आगे चल रहे थे। अब सब कुछ डूब गया है और डूबता नजर आ रहा है और उम्मीद की किरण नहीं है। क्या ये कहना दुरुस्त है? क्या ये कहना सियासी जमातों का काम है कि हमारा माजी जो भी रहा हो, हमारे इख्तलाफात जो भी हों, उनको एक तरफ रख दें और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए मेहनत करें। क्या ये कहना दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वही गलतियां कर रही है जो माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करती रही है? गलतियां देखें, गलतियां मैं हमेशा कहता हूं एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि मुल्क में डॉक्यूमेंट हो जाए कि हुआ क्या है। बिल्कुल, हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों का असर अवाम पर वो नहीं पड़ा जो इस हुकूमत का पड़ा है। आप आज ये मानेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब बनाना मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक गलती थी? देखिए, मैं इसको गलती नहीं कहूँगा। जो नाम हमारे अगर गलती नहीं है तो आप खुद उन पर तनकीद क्यों करते हैं? नहीं, मैं किसी शख्स पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो उन मामलात पे तनकीद कर रहा हूँ जो नैब है। हाँ। हमारा काम था नैब का चेयरमैन लगाना। जो नाम आए उनमें से ये नाम बेहतर समझा गया। ये नाम किसने दिया था? आज ये कौम को बताएं, ये नाम किसने दिया? ये नाम पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब ने दिया था, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। अच्छा, ये सारी अपोजिशन का नाम था। ये खुर्शीद शाह, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। तो आप तो हुकूमत में थे ना? हम हुकूमत में थे। तो आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो कुछ सोच समझ के एक्सेप्ट किया ना? एक नाम था जिसका रिकॉर्ड हमने देखा। हाँ। जो नाम थे, हमने कहा बजाय कि ये मामला अदालतों में तो जाए। आप एज शाहिद हक्कान अब्बासी जो कि 1988 से पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आप हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, और आपको ये लगा कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत नीट एंड क्लीन है? नहीं, नीट एंड क्लीन की बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में राय तो नहीं दे सकता, और जो जस्टिस इफ्तिखार उमर चौधरी के खिलाफ जो मुशर्रफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनवाई उसके हेड थे, जो एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के हेड थे, ठीक है, जो मिसिंग पर्सनस कमीशन के हेड थे, और इन तमाम कमीशन पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत से लोगों के। आपको ये चीज़ नहीं थी पता? देखिए, ये सब पता था, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन ये एक शख्स पर जिस पर इतफाक हो सकता था उस पर इतफाक हो गया। अब उनका काम था कि काम करें और अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करें। मैं समझता हूँ उसमें वो नाकाम रहे हैं। अब जो हालात अभी पैदा हुए हैं पिछले 3-4 हफ्ते में, उसमें जो उनको यकीन करें, उनको अब इस ओहदे पर रहने का हक हासिल नहीं है। तो बहरहाल आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे दें? इस्तीफा दे या ना दे, मैं तो ये राय दे रहा हूं कि उनको यहाँ पे रहने का हक हासिल नहीं है इस पोस्ट। लेकिन साथ ही साथ शाह साहब, आप ये भी नहीं मान रहे कि उनको अपॉइंट करना आपकी गलती थी? आप ये भी नहीं मान रहे? नहीं, गलती नहीं होती। देखिए, जो उस वक्त हालात होते हैं उसके मुताबिक एक फैसला किया जाता है। कुछ फैसले गलत साबित होते हैं, कुछ फैसले बेहतर साबित होते हैं। ये तो तारीख बताएगी कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस पोस्ट के लिए मौजूद थे या नहीं थे, या उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया। तारीख तो हमें रोज़ बता रही है। रोज़ाना शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, रोज़ाना अपोजिशन के रहनुमा कहते हैं कि जनाब ये बहुत यकतरफा कार्रवाइयाँ करते हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तारीख तो हमें रोज़ाना बता रही है। नहीं, हमने कभी उनकी कार्रवाइयों पर बात नहीं की। हमने तो बात की जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और जो वीडियो टेप्स उसके बाद आई हैं, कि उसके अंदर अब ज़रूरी है कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करें पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम कर रहे हैं कि हकीकत क्या है और हालात क्या हैं, क्योंकि बहुत इबाहम पैदा हो गया है। तो बाकी जस्टिस जावेद साहब हो, कोई और हो, बात यह है कि इदारा जो है वो आज उसका काम मुल्क के मुफाद में नहीं है। मुल्क के अंदर एक जमूद उसने तारी कर दिया है ब्यूरोक्रेसी पर, और कोई काम इस वक्त हुकूमत के अंदर नैब वही कर रही है ना जो नैब कानून के तहत जो उसको इख्तियारात हासिल हैं। आप समझते हैं कि नैब के कानून में तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि नैब को ख़त्म होना चाहिए।
आपके पास कवानीन मौजूद हैं, नैब को जिम कर दें FIA के अंदर। कानून FIA का है, FBR का है। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं वो इन कवानीन के तहत बेहतर हो सकती है। नैब तो एक कोर्सिव कानून था, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, सियासतदानों को तोड़ने के लिए, आज भी वही काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने हकीकतन करप्शन पकड़नी है तो आप FIA का जो कानून है, जो मुल्क के आम कानून है, और जो FBR के कानून हैं, टैक्स लॉज हैं, करप्शन पकड़ने का बेहतरीन तरीका टैक्स लॉज है। अच्छा, तो अब मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वही गलतियां कर रही है जो पहले आपसे हुई, या आपसे कोई गलती नहीं हुई? अगर हमने एक गलती की है तो ये माशाल्लाह 100 कर रहे हैं। वो ये गलती हुआ एक नया रिकॉर्ड है, सेंचुरी है गलती। आपकी एक गलती कौन सी है? मुझे याद है कि जब आप वजीर आजम थे तो आप उस वक्त ये कहा करते थे कि आपकी काबीना के कुछ वज़रा जो अदलिया के बारे में बयानबाजी करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अदलिया के साथ मुहाजरा गलती थी आपकी? देखिए, अदलिया के साथ मुहाजरा की गुंजाइश नहीं है। अदलिया का अपना काम है, हमारा अपना काम है। लेकिन जब अदालत फैसला कर दे, वो फैसला फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उस पर रायजनी हो सकती है। हो सकता है, मैं शायद अभी भी मेरी राय यही हो कि जो लोग हुकूमती ओहदे रखते हैं उनको शायद इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से दूसरी बातें पैदा होती हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है अदलिया पर, ऐसी बात है। वो मामला अपनी जगह पर हैं। गलती की जहाँ तक बात है, गलती आप जज करें कि हमारी क्या गलतियाँ थीं। हम तो रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट बड़े सीधे थे कि मुल्क तरक्की कर रहा था और अफराद ज़र कंट्रोल में थी, अवाम के मसाइल कंट्रोल में थे, रोज़गार बढ़ रहा था, CPEC हो रहा था। ये हमारी अच्छा, मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं इस हवाले से जी। लेकिन ज़रा ये बता दें कि क्या आप जब वज़ीर आज़म थे तो क्या आपकी हुकूमत जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करना चाहती थी? उस पर आपने बहुत वर्किंग भी की थी, फिर आपने वो रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया? ये एक राय थी कि जो साकिब निसार साहब की जो एक्टिविटीज़ थी या जो उनकी बातें थी वो हुकूमत को मफलूज कर रही थी और वो अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे थे। और यकीनन ऐसे बहुत से शिकवे शिकायत थे। यानी 1 मार्च को हुकूमत को तमाम अखराजात करने से रोक दिया गया और तमाम प्रोजेक्ट से रुक गए, और आज अभी तक ही वो प्रोजेक्ट बहाल नहीं हो सके और उनकी कीमत में अरबों रुपए का इजाफा हो गया। इसी तरह बहुत से दीगर मामला थे, मुझे अब याद नहीं है। तो एक राय थी, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम वो रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। काबीना में डिस्कशन हुई? काबीना में डिस्कशन जरूरी होती है जहां तक मुझे इल्म है, हुई थी, काबीना में नहीं हुई। अच्छा, काबीना से बाहर हुई? जी, पहले काबीना से बाहर होती है, डिस्कशन होती है कि इस रेफरेंस की जरूरत है, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या उसके नुकसानात होंगे, क्या उसकी अफादियत है। तो उसके बाद यही फैसला हुआ कि हम ये रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि काबीना में कभी ये तो क्या आप समझते हैं कि आपने जो साकिब निसार साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर ना करने का फैसला किया वो दुरुस्त फैसला था, या रेफरेंस दायर कर देते तो वो दुरुस्त होता? देखिए, ये तो अगर एक हाइपोथेटिकल बात है, करते या ना करते ये तो तारीख बताती। बहरहाल नहीं हुआ, मैं समझता हूँ एक बेहतर फैसला था। अच्छा। कि नहीं हुआ, क्योंकि एक राय से, एक कंसल्टेशन के बाद यही फैसला हुआ कि ना दायर किया जाए। ये हुकूमत अगर ये कंसल्टेशन कर लेती तो शायद इनको इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। आपने अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को अमेरिका में सफ़ीर नामजद किया, उस पर बहुत एतराज़ात हुए, तहरीक इंसाफ वालों ने खतूत लिख दिए, बयानबाजी की। अब उसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुकर्रर कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये तो बहुत अच्छा फैसला होगा, लेकिन मैं आपसे जवाब लेता हूँ एक वक्फे के बाद। शाहिद खान अब्बासी साहब, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को जब आपने अमेरिका में सफ़ीर लगाया तो बड़ी मुखालफत हुई थी, तो अब उनको इसी हुकूमत ने एजाजी तौर पर लगा दिया एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके ख्याल में ये तो दुरुस्त फैसला किया ना तहरीक इंसाफ? दुरुस्त फैसला ये होता अगर उनको अमेरिका में सफ़ीर रहने देते। अच्छा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात थे, और मैंने उनको खुद देखा, महसूस किया कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वहाँ काम नहीं कर रही थी, और अमेरिका में जनरली ही पॉलिटिकल अपॉइंटी रहते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, मशवरा किया, और अली जहांगीर साहब को मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आपको वहाँ, आप सोच लें इस बारे में, आप
कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे चंद हफ्ते दें, उन्होंने बहरहाल कहा ठीक है मैं कबूल करने को, और उन्होंने परफॉर्म किया। और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि अगर वो वहाँ रहते, और ये ओहदा उनकी ज़रूरत नहीं थी, ये हमारी ज़रूरत थी, वो किसी ओहदे के तलबगार नहीं थे, ना मेरे पास आए कभी, ना उनको ज़रूरत है, लेकिन मुल्क की ज़रूरत थी। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ अगर वो उस ओहदे पर रहते, आपकी और अमेरिका के ताल्लुकात पे एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता। अच्छा, इस हुकूमत ने उनको रखा, कुछ अर्सा रहे, फिर हटा दिया, ये उनकी मर्ज़ी है, मैं उस पर कोई राय नहीं देना चाहता। उसमें रहते तो अच्छा था, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और जब ऐसा शख्स जिसको ओहदों की ज़रूरत ना हो अपने आप को पब्लिक सर्विस के लिए पेश करे बगैर किसी लालच के, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने शोहरत के लिए काम किया हो या पैसे बनाने के लिए काम किया हो या किसी और मकसद के लिए। उनकी एक कंट्रीब्यूशन, उनकी एक तजर्बा है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी स्पिरिट से मैंने उनको काम करते देखा। तो आप समझते हैं कि ये जो अब अपॉइंटमेंट हुई है उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये ठीक है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पहला डिसेंट आदमी इस हुकूमत के अंदर शामिल हुआ है। अच्छा, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो बहुत से लोगों से और से भी बात की, कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, तो ये उसमें शामिल थे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक जो रात के पिछले पहर एक तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये जो माजी की दो हुकूमतें हैं, इन्होंने पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान पे जो कर्ज़ों का पहाड़ खड़ा किया है, इसकी मैं इंक्वायरी करूँगा और इंक्वायरी कमीशन के वो सरबराह खुद बनेंगे। इस पर आप राज़ी हैं? अहमद मीर साहब माशाल्लाह आप भी समझदार आदमी हैं। रात के 12 बजे आप कमीशन बनाने चल पड़े हैं, किस ज़हनी कैफियत में है? देख, कमीशन उस चीज़ का बनता है जिसका आपको इल्म ना हो। यहाँ तो हुकूमत का सारा रिकॉर्ड आपके पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को फ़ोन करें, वो आपको आधे घंटे में ब्रीफिंग दे देंगे, कौन से कर्जे आए, कहाँ से आए, कहाँ पर खर्च हुए। ये तो हुकूमत के बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। आप पिछले 3 बजट डॉक्यूमेंट निकाल लें या 10 निकाल लें, आपको सारा नज़र आ जाएगा। इसमें कमीशन क्या बनाएगा? फिर मुझे ये बताएं, ISI की क्या नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, IB की क्या नॉलेज है? ये इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं। इसमें FBR आपने शामिल किया ही नहीं किया मुझे नहीं पता, PM इंस्पेक्शन कमीशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछ लें, वहां से आ जाएगा। कमीशन बनाना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह कमीशन बना लें। नहीं, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, मुझे ज़बानी पता है कि पैसे कहां से आए और कहां गए। तहकीकाती इदारे ये देख सकते हैं कि जो गैर मुल्की कर्जे आए थे, कहीं वो कुछ लोगों ने अपने ज़ाती अकाउंट्स में तो वो रकूम मुंतकिल नहीं की, कुछ मनसूबों के रास्ते से। क्या आपके ख्याल में मुमकिन हो सकता है? तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो क्यों बना रहे हैं इंक्वायरी कमीशन? उनसे पूछे ना, रात के 12 बजे, अब उनसे रात के 12 बजे पूछना पड़ेगा कि क्या मुहर्रकात थे। अच्छा, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो खुद भी आपसे उनका एक बड़ा एक गहरा रिश्ता है। कौन से वज़ीर-ए-आज़म से? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप देखें ना, उनके इमरान खान साहब के एक वज़ीर जो हैं वो लास्ट वीक हमारे प्रोग्राम में क्या कह रहे थे, जरा सुना। करप्शन में समझौता नहीं होगा और अब जेल की फहरिस्त शुरू हो गई है। और मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर, जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट ये होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी। अच्छा। LNG की तो जैसा काम वैसा अंजाम। जी शायद खाकान भाई साहब वो कह रहे हैं कि बस अनकरीब आप गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए, मैंने आज तक ना बेल कराई है, जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले। मैं पहले भी गिरफ्तार रहा हूँ, फिर गिरफ्तार हो। बेल करवाना आपका हक है, आप क्यों नहीं अपना मैं क्यों हक? मैंने जब कुछ किया नहीं है, मैं क्यों बेल कराऊं? जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले, कोई मुझे ना खौफ है इन चीजों का। जब परवेज मुशर्रफ के दौर में आप गिरफ्तार हुए थे और कराची की जेल में रहे थे तो कराई थी ना बेल? आप नहीं कराई थी? कभी बेल नहीं कराई। तो आप रहा किस तरह हुए थे? उन्होंने कहा आपका केस खत्म हो गया, उन्होंने कहा आप जाएं घर। अच्छा, आप अपनी नौयत के बाद सियासतदान पाकिस्तान में जो अपनी बेल ही नहीं करवाते? नहीं, मैं क्यों बेल कराऊं जी? अच्छा, आप मुझ पर इल्जाम तो लगाएं। ये अब एक वजीर है और मुझे खुशी है कि इतना नेक और पारसा वजीर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं हाजिर हूं। मैंने यही कहा,
हुकूमत आपके पास है, वजारतें आपके पास हैं, FIA आपके पास है, FBR आपके पास है, ISI, IB, PMIC, हर चीज आपके पास है। आज तक हुकूमत एक पैसे का इल्जाम लगा सकी है? नैब को एक तरफ कर दें, नैब तो वो सब कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत क्यों नहीं करती? ये वजीर साहब कह रहे हैं ना, मैं इनको चैलेंज करता हूं, मुझ पर इल्जाम लगा लें यार। इन वजीर इनका बैठे, सेक्रेटरी बैठे पेट्रोलियम का, और वो कहे कि शायद अब्बासी ने पेट्रोलियम में ये करप्शन की है। मैं सुनना चाहता हूं इनके कोई शख्स, कैबिनेट बैठे, जो मर्जी बैठे, वो कहे जी शायद अब्बासी प्राइम मिनिस्टर ने ये करप्शन की है। मैं सुनना चाहता हूं। नहीं, आपको नैब ने अभी तक नहीं बुलाया? नैब ने बुलाया है, नैब के 9 गोशवारे मैंने भरे हैं, आप उनको अगर पढ़ लें, मैंने वो वेबसाइट पर डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो आपको ईमेल कर दूंगा, उससे नैब की हकीकत आपको नजर आ जाएगी। मैंने पहले दिन से कहा है, नैब का सिर्फ एक मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, सियासतदान की हद तक करना, उसको दबाव में रखना, उसको इलेक्शन से हटाना, ये तोड़ना, ये नैब का काम रहा है, आज भी है। हुकूमत क्यों नहीं करती? मैं तो चाहता हूं इमरान खान करे ना, मुझसे शुरू करे। मैं 10 दफा कह चुका हूं, आपके पास कोई LNG या किसी मामले में है, आप रखें, अवाम के सामने रखें, वजीर बिठाएं, सेक्रेटरी बिठाएं और कहें कि शायद अब्बासी ने यह करप्शन की है। हमें ये भी ना कहें हमें खदशा है कि उन्होंने यहां पर ही कुछ किया है, ये रख दें अवाम के सामने। उल्टी सीधी बातें करना, जहां सिर है ना पैर है। आप वो रेफरेंस, वो जो क्वेश्चनेयर पढ़ें, अगर आप आधा घंटा हंसते ना रहे तो आप मुझे मुर्द इल्जाम ठहरा। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। ये एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के साथ कुछ नरम गरम बातें हो रही हैं। जी शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, अब यही वज़ीर साहब जो कह रहे हैं कि आप अनकरीब गिरफ्तार हो जाएंगे, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम हैं, उनके मसाइल हल करने का एक तरीका ये भी है कि कम से कम 5000 अफराद जो है उनको लटका दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं, ये मानते हैं साथ कि आइन और कानून एक बहुत बड़ी रुकावट है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। हमारे हाथ में होना सर, 5000 आदमी लटका देना, अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। आपके बस में नहीं है? हमारे बस में नहीं। मेरे भाई, हमारे साथ जितने थे वो 80% आपके साथ हैं। फॉशिस्ट थे वो खुद निकल आए। ये 5000 बंदे, 5000 बंदे को मारने की बात फॉशिज्म है। मुल्क में 5000 आदमी आप लटका दें, 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मीर साहब, ये फॉशिज्म है। मैं आई ऑब्जेक्ट टू माय ब्रदर। किस तरह लटकाएंगे? तरीकेकार नहीं है कि आप 5000 बंदे लटका दें। आइन और कानून के तहत लटका दें। बस आइन और कानून के लिए तो सर हमारी अगले आने वाली 20 नस्लें गुजर जाएंगी। ये तो आप माने कि वो इतने ईमानदार आदमी है कि वो कहते हैं आइन और कानून के तहत वो कुछ नहीं कर सकते। सर ये कुर्बानी देने वाले आदमी है, मुझे डर ये खुद ना लटक जाए। इनको कहे अपना ख्याल रखे। बंदे लटकाने से मामलात हल नहीं होते, लटकाने तो लटका ले यार, ये शौक भी पूरा कर ले। अच्छा, लेकिन ये सोच क्यों डेवलप हो रही है पाकिस्तान में? ये हुकूमत का वजीर कह रहा है। हाँ, ये अवाम की सोच नहीं है। हुकूमत के जब हुकूमत फेल हो जाए, उसे कोई काम ना हो, तो इधर उधर हाथ मारती है। तो कभी वो कहते शाहिद अब्बासी को गिरफ्तार कर, शाहिद अब्बासी हाजिर है यार, गिरफ्तार कर लें आप, आपके मसाइल का हल शाहिद अब्बासी की गिरफ्तारी में है। सो बिस्मिल्लाह। अवाम को 5000 बंदे लटकाने में, वो भी लटका लें यार। एक कानून पास कर लें कि 5000 बंदे हम लटका के मुल्क के मसले को हल कर देंगे। चले लटका नहीं सकते, 5000 की लिस्ट तो दे दें। अच्छा, ये तो कर सकते हैं ना कि इस वजीर का ख्याल है कि ये फलाने 5000 बंदे लटका देने चाहिए। यही अवाम को बता दें कि कौन से लोग हैं वो, ताकि अवाम उनसे नफरत करना शुरू। आप तो उसमें 100% हैं। मैं तो वैसे ही हाजिर हूं ना। हाँ। मैं तो कभी ना की नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं भी हूँ उसमें। आप भी होंगे। तो और भी इसमें लोग होंगे, ज्यादातर सियासतदान और सहाफ़ी और इस तरह के लोग ही होंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का आइन और कानून है, उसमें गुंजाइश मौजूद है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं या जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको कम से कम अदालतों के जरिए सजा तो दिलवाई जा सकती है अगर अच्छा केस बनाया जाए। अगर आप सीरियस हों करप्शन पकड़ने के लिए और किसी को बचाना ना चाहें तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। टैक्स के कानून इस्तेमाल करें। हाँ। टैक्स के कानून, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पैसा बना सकते हैं, छुपा नहीं सकते। और अगर आपने वो ढूंढना है कि पैसा कहाँ पे है, वो सिर्फ टैक्स कानून से होगा। और हमने ये निज़ाम बना दिया था। अच्छा, आपने मुल्क के कानून का हिस्सा है। इस बजट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, इस बजट में तब्दील हो जाएगा? इस बजट में तब्दील हो रहा है।
वो कैसे जरा दर्ज? एक तो एमनेस्टी के जरिए, हाँ, और दूसरा जो आप चेंजेस कर रहे हैं। नहीं, आपने भी तो एमनेस्टी दी थी ना? एमनेस्टी दी थी, वन टाइम दी थी, बात खत्म हो गई ना। हमने वो कह दिया भाई आ जाओ नेट के अंदर। अब आप फिर कह रहे नहीं नहीं वो तो ठीक नहीं थी, अब तुम आ जाओ, चलो तुम फिर आ जाओ, ये भी कर लो। अब जो टैक्स रिफॉर्म पैकेज था उसमें ही हल है करप्शन का, क्योंकि आप पैसे के पीछे जा रहे हैं, आप किसी को कोर्स नहीं कर रहे, आप किसी को दबाने के लिए कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप 5000 बंदे नहीं लटका रहे, आपने पैसे को ट्रैक किया, आपने लोगों को इंसेंटिव दे दिया, एमनेस्टी में आ जाओ, टैक्स रेट कम कर दिया, हर जो CNIC होल्डर है वो अब टैक्स पेयर बन जाता है। जो ज़मीन पैसा कहाँ जा रहा है ज़मीन के अंदर, आज करप्शन का पैसा, टैक्स चोरी का पैसा कहाँ जाता है ज़मीन में, उसको कंट्रोल किया। और फिर हुकूमत के पास जो आज भी टेक्नोलॉजी मौजूद है उसको इस्तेमाल करके FBR से बाहर हमने निज़ाम बनाया था कि आप टैक्स चोरी के पीछे जाएं। जब आप टैक्स चोरी के पीछे जाएंगे करप्ट आदमी भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, शाहिद हक्कान भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज हमारे बहुत से अहम सवालात के जवाब दिए और ये भी बताया कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आप अपनी ज़मानत नहीं कराएंगे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त।